गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए गावत सर और सचिन पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए अमित सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ और शेर खान के जतिन गेडिया भी मौजूद होंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वर्सेस में आज मार्केट पर खास चर्चा करेंगे पंकज टिब्रेवाल से। अब तक आप उनको कोटक म्यूचुअल फंड के एक फेस के रूप में जानते थे, अब वो एक एंटरप्रेन्योर बन गए। उनकी खुद की कंपनी IKI-JI एसेट मैनेजर के फाउंडर और CIO हैं वो। इनसे बातचीत होगी कुछ ही देर में और काफ़ी शानदार स्टॉक पिकर जाने जाते हैं पंकज जी, तो कुछ ही देर में इनसे बातचीत होगी। लेकिन पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। थोड़ा मार्केट हायर लेवल से कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा, खासतौर से मिड कैप्स में। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी लेकिन अब मिड कैप इंडेक्स डे लो पर आ गया। बैंक निफ्टी भी थोड़ा हायर लेवल से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन निफ्टी को इस समय अभी भी ग्रीन में रखे हुए हैं निफ्टी IT और रिलायंस। इन दो पॉकेट्स की वजह से निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है। निफ्टी IT 150 पॉइंट ऊपर और रिलायंस, आई थिंक रिलायंस आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, ये अभी भी डे हाई पर। इसके अलावा टू व्हीलर्स में अच्छा मोमेंटम है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प ये समय इंडेक्स के टॉप 2 गेनर्स। इनके अलावा ITC, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम अच्छा है। टाटा मोटर्स, जिसके कि नंबर्स थोड़े से ख़राब थे, ये इस समय थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ 1.5% नीचे। महिंद्रा के नंबर्स अच्छे थे लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हायर लेवल्स पर। और जहाँ तक बात है F&O स्टॉक्स की, इस समय की पॉकेट टू वॉच है केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स। चंबल फर्टिलाइजर 2.5% ऊपर, GNFC, आरती, अतुल, दीपक नाइट्राइट, ये सब के सब स्टॉक्स में UPL एक लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक इस समय विजिबल है। वीरू, जी हाँ, तो ये अब तक की समरी थी और केमिकल्स भी थे 20 मिनटों में अच्छा मूव देता हुआ। खैर, अब पैनल से बातचीत करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित हमारे साथ हैं, जतिन गेडिया हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, ट्रैक्शन यहाँ पे आईटीसी में नजर आ रहा है। आईटीसी बड़ा फास्ट मूव कर रहा है पिछले 2-4 मिनटों में। मॉर्निंग से इसमें काफी स्ट्रेंथ थी, 511 के लगभग इसका प्राइस आ गया है। तो आईटीसी बाय करें, एक कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकल रहा है। स्टॉप लॉस 504 का रहेगा, टारगेट्स 520 रुपए के रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एशियन पेंट्स। यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड जनरेट कर रहा है फ्रॉम 10 एंड 20 डेमा। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ऊपर आ रहा है। अपने की क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3172 के लगभग प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 3250 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 3130 का। ओके सचिन, आपने क्या पिक किया इस समय अपनी फ्रेश ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर केमिकल्स में जो मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है SRF में जो एक बड़ा ऑस्किलेशन बैंड है 2700 से लेके 2200 तक का, आई थिंक इसका जो अपर एंड है 2700 के आसपास, वो एक बार टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से डेली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हुआ है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर चाल बन रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 2680 2700 के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2580 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है SRS के फ्यूचर में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे आया है, जो मेरे हमारे हमारे क्लाइंट्स को भी मैंने रिकमेंड किया है अभी अभी, वो है DLF। यहाँ पर भी काफी समय से एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। जिस तरीके से रोल ओवर डेटा था, 840 के आसपास का एक स्टेबल बेस नजर आया था। एंड प्लस एक अच्छा पॉजिटिव कन्वर्जेंस आज के सत्र में इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा ड्यूरेबल मोमेंटम हो सकता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 875 तक। तो खरीदारी करनी है DLF के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 848 पे लगाना है। SRF, DLF, ये 2 ट्रेड्स आपके। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स आज के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम दो लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो IDFC फर्स्ट बैंक में होगा। तो हमें देख रहा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा खासा एक वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में IDFC फर्स्ट बैंक में मोमेंटम ऊपर की तरफ जारी रह सकता है। तो लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड लेने का सजेशन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 74 का और टारगेट रहेंगे 79 और 82 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो कोरोमंडल इंटरनेशनल में होगा। तो लास्ट वीक हमने देखा है कि एक पुल बैक हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज तक और वहां से सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो एक ट्रेंड रिजम्पशन ट्रेड रहेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल में।
स्टॉप लॉस रहेगा 1745 का और टारगेट रहेंगे 1830। ओके, तो ये इस समय जतिन के पिक्स। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड इस समय के। अपमूव ऑन है पीआई इंडस्ट्रीज में 4553 पे ट्रेड कर रहा है, 4600 तक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होगा 4530 पीआई इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है इंडसइंड बैंक। ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। 1433 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपमूव ऑन है इस पर। 1425 का स्टॉप लगाकर चले तो 1450 पॉसिबिलिटी है इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक यहाँ पे 8 के 8 ट्रेड पूरे हो गए। डायरेक्टर साहब, सारा का सारा केमिकल बास्केट स्कीम पे रखिएगा। अभी एसआरएफ कॉल दी सचिन जी ने डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ओ एडिशंस दिखाइए वहाँ पर। अनुज, एसआरएफ 20 मिनट 25 मिनट आपने मार्क किया था यहाँ पे, अच्छा मूव देता हुआ रोज़ बरोज़ एक कमोडिटी को। लास्ट वीक आप देखिए मेटल्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। इस वक्त क्या ये बाजार केमिकल्स पे फोकस कर रहा है? और प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से रहेंगे अनुज जिसमें? नहीं, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ मैं जो पिछले आई थिंक फ्राइडे को जब बात हुई थी हमारी, जब फेड की तरफ से इंडिकेशन आ गया था कि सितंबर में पहला रेट कट होगा, तो 3 सेक्टर पर मैंने फोकस करने को कहा था, आईटी, केमिकल्स और मेटल्स। क्योंकि फर्स्ट रेट कट में सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टॉक्स में इम्पैक्ट आना था, और आप तीनों के मूव्स देख लीजिए पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक केमिकल्स के साथ जो एक चीज़ फेवर में भी जा रही है वो ये मार्केट को लग रहा है कि चाइना में अगर अब स्लो डाउन हो रहा है, जो काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि चाइना में स्लो डाउन है, तो जो चाइना +1 थीम है वो वापस काफ़ी एक्टिव होगी। और ये एक और रीज़न है जिसमें जो सबसे बड़ी रैली आई थी केमिकल स्टॉक में कब आई थी, वो चाइना +1 थीम की बात हुई थी। तो इसके लिए तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्लस यहाँ पर भाव भी मोर और लेस बॉटम का है। एग्जैक्ट बॉटम तो देखिए कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन स्टॉक्स जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं अगर आप अपने इनके हाईज से कंपेयर करेंगे तो, जहाँ पर बाकी की पूरी मार्केट इस समय एकदम सर्ज कर गई है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की बाइंग आ रही है कि रेट कट का इम्पैक्ट प्लस चाइना फैक्टर, इसकी वजह से केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, केमिकल्स पूरा का पूरा स्पेस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ। अच्छा, जब भी हम केमिकल की बात करते हैं ना, जैसे लगता है कि घर परिवार में ही आप किसी से बात कर रहे हैं। दीपक, नवीन, आरती, सब नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। आरती इंडस्ट्रीज 630 450 पे। अदर देन एसआरएफ, सचिन आपकी रीडिंग में ऑप्शंस के प्रोस्पेक्टिव से चेज करने लायक क्या है इस वक्त इन केमिकल्स? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट नजर है टाटा केमिकल के 1100 के कॉल ऑप्शन पे ही। प्राइस पे अभी तक वो कंफर्मेशन आया है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर एक पुश मिल जाता है 1105 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा शानदार मोमेंटम अनफोल्ड होना चाहिए। एंड लगभग 1160 1170 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी जिस तरीके से अपने वीकली चार्ट्स पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बेस बनाया था 1020 के आसपास, वहां से काफी ग्रेजुअल इसने अपमूव दिखाई थी। एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एक अच्छा कन्वर्जन हुआ है। एंड आरएसआई ने भी वीकली चार्ट्स पे एक 50 के ऊपर कंफर्मेशन दिया, तो मुझे लगा जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़े से लॉन्ग्स यहाँ पर पीएम किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1088 पे लगाए, बट वो क्लोजिंग बेसिस पे रखे एंड 1160 1170 को टारगेट करें। ओके, चलिए की गाई एक काम करते हैं, इस समय बात करते हैं अब थोड़ा लॉन्ग टर्म की। 13 दिन से मार्केट में तेज़ी चल रही है, जो एक रिकॉर्ड है। इस बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या करना है, क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, फ्रेश पैसा डालें तो कहाँ डालें, किन सेक्टर्स पर अभी बात करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल मौजूद हैं। पंकज जी को आप लगातार पिछले कई सालों से कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आप चैनल पर पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे थे। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ये क्या वो जापानीज जो वर्ड है, क्या उससे लिया आपने ये द सीक्रेट टू जॉयफुल लाइफ, ये मीनिंग है इसका? यस अनुज भाई, ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्पस ऑफ लाइफ। इनके इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। एंड जापान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओकिनावा, और वहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड के सेंटेनियंस, जो 100 साल की उम्र से ज्यादा जीने वाले हैं, वो रहते हैं। और रिसर्चर ने देखा कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में अपने आप को रिटायर्ड नहीं किया, और वो हमेशा
रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप में एक पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढते रहे और अपने आप को बिजी रखा, और हेल्दी लिविंग और हेल्दी ईटिंग के कारण वो 70% पॉपुलेशन 100 साल के ऊपर जी रही है। तो यही एक अपना पर्पस है कि कंपाउंडिंग करते चलो इन्वेस्टर्स का वेल्थ ओवर लॉन्गर पीरियड्स, जो मैंने 22 साल तक किया है, और आगे नेक्स्ट 20 25 30 साल जो भी हो। ओके, चलिए ओकिनावा, एक बार जापान जाना ज़रूर है। वैसे मैं गया नहीं हूँ आज तक कभी, लेकिन आई थिंक जितना सुनता हूँ ना उतना मन करता है कि अगली बार, अब अगली हॉलीडे जापान में की जाए, तो चलिए वो करेंगे। खैर एनीवे, पंकज जी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आई थिंक मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ इस, जब से आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की, ऑन एयर एटलीस्ट, ऑफ एयर तो खैर आपसे बात होती रहती है। अब इस समय मार्केट में आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय पंकज जी, क्योंकि एक ऐसा टाइम आपने शुरुआत की है जहां पर मार्केट पीक बुल रन पे है, रिटेल का पैसा ज़बरदस्त आ रहा है, मार्केट की वैल्यूएशन शायद थोड़ी महंगी हो गई है, मिड और स्मॉल कैप में एक बहुत ज़बरदस्त वन वे तेज़ी है। ऐसे में आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को भाप रहे हैं? अनुज भाई, अगर आप देखो तो इस मार्केट में गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। एंड अगर मैं 3 भागों को मार्केट में डिवाइड करूं, जिसका हमेशा त्रिवेणी संगम होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फ्लो, और एक होता है सेंटिमेंट। हम तीनों को इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं। पहला, अगर हम फंडामेंटल में देखें तो लास्ट 5 साल में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20% की रही, और अगर आप मार्केट का भी रिटर्न देखो तो वो 20-22% के आसपास रहा है। एंड क्लियरली लॉन्गर टर्म में हम जानते हैं कि स्टॉक्स प्राइसेस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स, मतलब जो अर्निंग ग्रोथ होगी, मुनाफा में जो बढ़ोतरी होगा वही आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, और क्लियरली 5 साल में ये हुआ। लेकिन इस बार हमें लग रहा है, जो पहली तिमाही के नतीजे आए, कि कॉर्पोरेट इंडिया का मुनाफा में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ, और ये इसलिए क्योंकि मार्जिन जो हमने बहुत लास्ट 2 साल से कंट्रोल करके एक्सपैंड किया था, अब कहीं ना कहीं वहां पर टॉप आउट हो रहा है मार्जिन ट्रेजेक्ट्री, और उसके कारण मुनाफे में ग्रोथ सिंगल डिजिट पर है। इस बार NSE 500 कंपनियों का अगर आप नतीजा देखो तो हेडलाइन बेसिस पर मुनाफे खाली 7% से बढ़े, और इस तिमाही में भी हम देखें तो दूसरी तिमाही में अभी तक जो संकेत है कि ये तिमाही भी सबड्यूड रहने वाला है, इसमें भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी, और पूरा फोकस सेकेंड हाफ की तरफ है कि जहां फेस्टिविटी सीजन एंड बेस आपके फेवर में होगा। तो ये फंडामेंटली अगर आप देखें तो जो मार्केट में रैली आई उसे अब हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। सेकंड, अगर हम फ्लो में देखें तो क्लियरली डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स काफी स्ट्रांग रहे। 4 साल में उन्होंने $100 बिलियन, मतलब 8.5-9 लाख करोड़ रुपया डाल दिया है। और खाली एक ही चीज इसमें चिंताजनक है कि जो लास्ट 3 साल म्यूचुअल फंड में जुड़े हैं, 50% इन्वेस्टर्स, उन्होंने लास्ट 3 साल में ही म्यूचुअल फंड में एंट्री की है, उसके पहले का अनुभव नहीं है, और उन्होंने एक तरफा तेजी देखी है। तो हो सकता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज में आए, वो कैसे अपने आप को बिहेव करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और दूसरा, अगर हम देखें तो इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 2 लाख करोड़ प्लस म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो रहा है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में रहा, जहाँ रिस्क पैरामीटर थोड़ा हाई रहता है। ये संकेत दे रहा है कि निवेशक रिटर्न चेज कर रहा है रादर देन प्योरली अंडरस्टैंड। तो ये दो जो चीजों को साथ में देखें, और नेट सिप इनफ्लो जो है वो 9-9.5 हजार करोड़ पर करीबन स्टैग्नेंट हो गया। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन फ्रॉम अ फ्लो पर्सपेक्टिव देखें। मेरा ये मानना है कि जो विदेशी निवेशक है वो काफी एक्साइटेड है इंडिया को लेके, और वो वैल्यूएशन की वेट कर रहे हैं कि जब भी वैल्यूएशन 10-15-20% कोई भी ग्लोबल कारण के कारण नीचे आए तो वो अपनी इंडिया एलोकेशन डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। और MSCI इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेटेज अब 20% का हो गया, जो पहले 7.5-8% था। तो इस बार जो फ्लो आएगा वो 20% के हिसाब से आएगा, ना कि 7.5-8% के हिसाब से। और तीसरा जो सेंटिमेंट है कि भारत के प्रति विश्व का जो पॉजिटिव रुझाव है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो ऑप्टिमिज्म है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो ऑप्टिमिज्म है, वो ऑब्वियसली सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। सो नियर टर्म में हो सकता है कि हम उतार चढ़ाव देखें, बट एक कोई बड़ी क्रैश की उम्मीद नहीं है।
और हमें लगता है यहाँ से नेक्स्ट 18 महीने में मार्केट थोड़ा स्टॉक पिकर्स मार्केट हो जाएगा, ब्रेथ नेगेट थोड़ा सा नैरो होता जा रहा है, ऑलरेडी हमें दिख रहा है। और कई स्टॉक्स अगर आप देखें, रेलवेज, डिफेंस, जहाँ एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन प्राइसिंग हो गई थी, जब अगस्त में मार्केट करेक्ट किया उसके बाद वो 20-25% डाउन है, वो भाव वापस नहीं आए हैं। तो क्लियरली कई सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए जहां एक्सेसिव वैल्यूएशन पॉकेट्स हैं, और कई सेक्टर्स जहां पर इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज है, जैसे हमें लग रहा है फार्मा काफी 1-1.5 साल से अच्छा कि आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने भी ठीक लग रहे हैं। आईटी सेक्टर, कंजम्पशन, और आपने एक स्टार्टिंग ऑफ द शो के पहले बात की थी केमिकल्स, तो क्लियरली केमिकल एक सेक्टर दिख रहा है जहां मैंने कोटक म्यूचुअल फंड में हम पहले निवेशक थे 6-7 साल पहले केमिकल सेक्टर में। हमें लग रहा है कि काफी सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो लोअर डाउन हो गई है, और अर्ली संकेत दिखने लगा है कि सेकेंड हाफ में केमिकल सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम आना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्राबैट की तरह ये सेक्टर को भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रुझाव रहेगा ओवरऑल सेक्टर्स के प्रति। ओके। मीनवाइल एक बार जरा बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। आई थिंक 3 दिन पहले हमने स्पॉटलाइट में इसकी चर्चा की थी और शानदार मूव्स रहे हैं वहाँ से। आई थिंक 5% के करीब ये स्टॉक चल चुका है। पंकज भाई, एक चीज़ जो मार्केट में इस समय विजिबल है कि बैंक्स के मुकाबले ऑल ऑफ अ सडन एनबीएफसीज में बहुत शानदार मूव आ रहे हैं, बैंक्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? अनुज भाई, आई थिंक बैंक्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो एनआईएम्स मार्जिन्स का दिख रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम चल रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है, और लाइबिलिटी साइड में हर बैंक, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी मार्जिन में प्रेशर है और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल नॉर्मलाइज हो रहा है। सो क्लियरली बैंकिंग में ये जो पहले वाला हम टाइम देखे थे जहां 18 से 20% आरओई अच्छा बैंक बना सकता था, अब वो अच्छे बैंक की परिभाषा हो गई 16 से 18% आरओई की, और जो मीडियोकर बैंक है वो 14 से 15% आरओई की बैंड में। सो क्लियरली जो वैल्यूएशन हमने बड़ा री-रेटिंग देखा था 2000 से 2020 तक, वो कहीं ना कहीं बिहाइंड है, और आई थिंक नया वैल्यूएशन नॉर्म्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए हो रहा है। एनबीएफसी में उतनी रेगुलेशन जो बैंकिंग में है वो नहीं है, हमें लगता है वो आएगा, और थोड़ा इस स्पेस में अब केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी एग्जॉर्बिटेंट हो गए हैं। 4, 4.5, 5 टाइम प्राइस टू बुक हम पे कर रहे हैं काफी सारे एनबीएफसीज की, तो हो सकता है यहाँ थोड़ी गलती हो जाए। आज के माहौल में हमें लगता है कि इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट प्लेस, जहां ग्रोथ की कमी नहीं है और ग्रोथ काफी स्ट्रांग है काफी सारे कंपनियों में, वो एक पोर्शन पूरे बीएफएसआई में काफी बेटर लग रहा है। तो हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यस, बैंकिंग रख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग के अलावा जनरल इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स पर भी हमारा रुझाव है। चलिए, अच्छा एक बार ज़रा पंकज जी को फुल फ्रेम में दिखाइएगा, और पंकज जी को मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे फुल फ्रेम में देख पा रहा हूँ, तो बैकग्राउंड बहुत शानदार है। बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ पे, सरस्वती हैं और बुल, तो एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में पंकज जी। अच्छा, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता था, जैसे कि आपने कहा कि वाकई सुंदर, काफ़ी सुंदर ये आपके पीछे बैकग्राउंड है, ये आपने कहा स्टॉक पिकर्स का बाजार रहेगा। एक एडवांटेज इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा जो इस वक्त है वो है क्रूड का रिट्रेसमेंट, और हमने पिछले काफ़ी समय में देखा है कि तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद क्रूड की ट्रैजेक्टरी काफ़ी सॉफ्ट रही है। ऐसे में चाहे वो पिडिलाइट हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनियां, या फिर एविएशन तो पहले काफ़ी चल चुका है, इन पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, एक छोटा सा डेटा पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। 160 साल की हिस्ट्री देख रहा था, और आज कल रात में मैंने ट्वीट भी किया है। अगर आप देखें तो गोल्ड और क्रूड का एक रिलेशन है, और नॉर्मली ये देखा गया है कि 19 आउंस ऑफ गोल्ड 1 बैरल ऑफ क्रूड के हिसाब से खरीदा जाता है। ये रेशियो आज के दिन 30 हो गया है। इसका मतलब सोने का भाव बढ़ा है, लेकिन कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और हमारा मानना है कि ये हर बार कोई ना कोई कारण के कारण मीन रिवर्ट करता है। तो ये जब आज के दिन 30 आउंस है, जो एवरेज में 160 साल की एवरेज है 19 आउंस, तो अगर ये मीन रिवर्ट करता है तो 3 संभावना हो सकती है। या कच्चे तेल का दाम $125-30 हो जाए,
सोना वहां का वहीं रहे, या सोना $1800-1900 हो जाए, कच्चे तेल का दाम वहीं रहे, या दोनों का कॉम्बिनेशन जहां सोना थोड़ा गिरे, कच्चे तेल का दाम बढ़े। सो हमें लग रहा है कि ये सारे ESG सारे चीजों के बाद भी आज क्रूड $80 पर बनाए हुए हैं। और थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 12 महीने में एक आउटसाइड रिस्क आपको इंडियन मार्केट और कंपनीज में ये देखना चाहिए कि क्या ये तेल $80 से $100 कोई भी कारण हो सकता है क्या। अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं अपने जो करंट अकाउंट है और बाकी चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये गोल्ड और क्रूड का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है पास्ट, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपने एक संभावना जताई है क्रूड को लेकर, और अगर ये ट्रेजेक्ट्री से क्रूड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो आई थिंक इन कंपनियों पे क्या व्यू रखना है ये भी आपने सुना अभी पंकज जी के मंडल से। अच्छा, एक स्पेस पे और आते हैं जिस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगा, ये रिटेल स्पेस, और रिटेल स्पेस ने अच्छा पैसा बना के दिया। ट्रेंट इस बात का एक बहुत ही जीतता जाता उदाहरण है, और उसमें भी अगर आपका जो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी शानदार रहा हो, आपने हाई वैल्यूएशंस पे भी अगर आपके कन्विक्शन में कमी ना आई हो तो आपने पैसा बनाया है। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ABFRL वर्सेस आई थिंक ट्रेंट है। इस स्पेस पे आपका टेक यहाँ पर। सुरेंद्र भाई जी, आप देखें कि ये स्पेस ग्लोबली बहुत वैल्यू क्रिएशन स्पेस है, राइट। चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और वर्ल्ड में 3 बड़े रिटेलर्स हैं जो अलग अलग मॉडल में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक है प्राइमार्क। अगर आप कभी भी यूके जाओ या यूरोप में जाओ तो आप प्राइमार्क देखो, वो एक वैल्यू रिटेलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इतने कम भावों में चीजें बेचता है। वहां लोग लाइन लगा के स्टोर के अंदर घुसते हैं। तो या तो आप देखोगे लुई विटॉन या बर्बरी के शोरूम में लाइन लगती है जो एकदम हाई एंड प्रीमियम है, या प्राइमा के शोरूम में लाइन लगती है क्योंकि एकदम वो लो एंड और बेस्ट प्राइस में आपको सामान देता है। सेकंड है एक मॉडल जो फैशनेबल मॉडल है जिसे हम जारा कहते हैं, और जारा को अगर आप ग्लोबली देखो तो ये अनदर एक सक्सेसफुल मॉडल है। और तीसरा है जापान का यूनिक्लो, जो हाई प्रीमियम एंड कैजुअल वेयर बेचता है लेकिन बहुत सक्सेसफुल है अपने आप में। इंडिया में अगर देखें तो ऐसा मतलब 1-2 रिटेलर या 5 रिटेलर की संभावना है, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है। और हमें लगता है कि जो कंपनी की आपने चर्चा की है, उन्होंने एग्जीक्यूशन सबको हैरान और सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। तो ये क्लियरली स्पेस है जहां पर आप अगर यूथ के साथ मिलके मतलब आप उनके फोरकास्ट को समझ पाओ तो आप ठीक करोगे। और जूडियोस एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मेट रहा है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो हमें लगता है कि रिटेलिंग ओवरऑल स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कई रिटेलर्स अपने आप को चेंज कर पाए। अगर वो खाली फैमिली ओरिएंटेड स्टोर रहेंगे तो हो सकता है जेनजी, जो करीबन ऑलमोस्ट 30 साल के नीचे वाले 50% जो आज पॉपुलेशन है, उनको मिस आउट कर दे, और उनकी रिक्वायरमेंट उनकी फैशन बहुत अलग है। और विश्व में एक बहुत बड़ा अगर आप देखो तो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोग ब्रांडेड से ज्यादा फैशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए, अच्छे प्राइस पर मिले, बट उन्हें ब्रांडेड नहीं चाहिए, बट उन्हें फैशनेबल स्टफ चाहिए। और जो भी रिटेल इंडिया में उस चीज को केटर कर पाएगा वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आज के दिन ब्रांड डेफिनेटली धीरे धीरे आप देखो कम होते जा रही है, स्पेशली जेंजी और मिलेनियल्स में, और ये इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर है। सो कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लेबल्स में, अच्छे लेबल्स में, अच्छे काम पर, अच्छे दाम पर अच्छी चीजें क्वालिटी दे पाए, आई थिंक वो काफी स्ट्रांग रहेगी। एक अनलिस्टेड कंपनी है जो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है जब हम ग्राउंड का फीडबैक लेते हैं, उसका नाम है स्टाइल यूनियन। करीबन 70-80 दुकानें उन्होंने साउथ इंडिया में खोल ली है। कभी भी उन्होंने रेड कार्ड मतलब सेल नहीं लगाया, और उनकी असॉर्टमेंट और उनके प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर है। जब भी हम कंपटीशन से बात करते हैं तो उनकी चर्चा जरूर होती है। छोटी है लेकिन आने वाले समय में जब भी लिस्ट होगी तो देखने लायक होगा कि ये क्या प्रोग्रेस करती है कंपनियां। सो ओवरऑल ये स्पेस काफी एक्साइटिंग स्पेस है, बट राइट बेट्स पर अपने को करना होगा जो कंपनियां जो मैंने आपको बताया ट्रेंड चेंज के साथ चले।
अच्छा, सिंस छोटे स्टॉक्स की बात हुई, एसएमई स्टॉक्स में इस समय जो चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है, और क्या आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ एसएमई स्टॉक्स में? अनुज भाई, ये स्पेस बहुत एक्सुबरेंट है और मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि गलतियां होने की संभावना जो मैं बोल रहा था वो एक स्पेस में बहुत ज्यादा है। लास्ट 10 साल में ये इंडेक्स विश्व का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जिसमें 66% 67% CAGR मिला, और इस इंडेक्स का भाव 1 लाख करोड़ 1 लाख के ऊपर का इंडेक्स चला गया है। सो क्लियरली ये स्पेस में हमने देखा, जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि एक यामाहा का डीलर जिनके 8 एम्प्लॉय 2 शोरूम 5,000 करोड़ की बिडिंग, ये क्लियरली दिखा रहा है कि एक्सुबरेंस, एक्सेसेस, ग्रीड, जो आप नाम ले लें, ये इस सेगमेंट में हो रहा है। और क्लियरली ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली इनमें से भी कोई ना कोई अच्छे मेन बोर्ड्स की कंपनियां निकलेंगी, बट संभावना है कि आपकी गलतियां ज्यादा हों। कई कंपनियों के जब हम छोटे प्रमोटर्स को मिलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये भाव क्यों होना चाहिए हमारी एसएमई कंपनियों का, आज चाहूँ तो मैं पूरा 100 के 100% की कंपनियों को बेच दूँ। सो क्लियरली कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। और आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी कंपनियों में आप डालो, उसमें रिसर्च करके प्रॉपर अपना समझदारी से करो, क्योंकि अगर आप इस कंपनियों में अटक गए तो एग्जिट कहीं भी नहीं है। बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा था 90s में, अर्ली 2000s में, ये जब ग्रीड चलता है तो लगता है सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब नहीं हो सकता, और थोड़ा सा एक खराब कंसोलिडेशन फेज या करेक्शन फेज मार्केट में ये सारी कंपनियों का 50, 60, 70, 80% निकाल देता है। तो ये स्पेस थोड़ा मतलब एक्सेसेस हो रहा है इसमें से। वन नीड्स टू बी केयरफुल एंड कॉशियस। आई थिंक ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जहां पर लोग जस्ट ग्रीड एंड पैसे के रिटर्न में आप इसको चेस कर। ओके, चलिए पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट आपकी Thank इस you. एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए। चलिए अब इस शो को ख़त्म करें इससे पहले, इस वीकेंड पर CNBC आवाज़ ने मार्केट गुरुकुल का कामयाब आयोजन किया। इस बार हमने फंडामेंटल एनालिसिस पर भी फोकस किया था, और आपको यकीन नहीं होगा इस बार हमारे साथ पहले तीनों गुरुकुल से ज़्यादा लोग जुड़े। 2400 लोग हमारे साथ इसमें जुड़े रहे। सारे हमारे जो गेस्ट थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जो पूरी टीम था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से वीरू और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सारा काम आप दोनों ने कर लिया। तो मतलब आपने और आप जो हमारी टीम है उन्होंने कर लिया, तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आप सबका। पर वो 2 दिन आपका सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट था, और विजय केडिया साहब के साथ वो पार्टिंग डिस्कशन, मज़ा आ गया था उन लर्निंग्स का। पर ये सच था कि मार्केट गुरुकुल फंडामेंटल एनालिसिस के तड़के के साथ जब सुना था तब से ही धक धक होने लगी थी। ये होगा कैसे डिलीवर, वो आप कहते हो बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बिल्कुल। पर बढ़िया रहा, टचवुड, आई एम होपिंग सो, क्योंकि हमने खुद बहुत कुछ सीखा इन एक्सपर्ट से। तो आप लोग जो जो जुड़े थे, शायद आप लोगों ने भी इक्वली एंजॉय करा होगा। होपफुली बढ़िया लर्निंग कर्व आपको भी मिला होगा, अच्छी जर्नी की शुरुआत हुई होगी, और आज फ्रेश माइंड से आप लोग इसी स्टॉक मार्केट को अप्रोच कर रहे होगे। और वीरू तो खास तौर पे आप सबसे मुलाकात करने, सिखाने दिल्ली से आए थे। वीरू, बढ़िया रहा था वो सेशन। मैं बताऊं, अच्छा था सेशन, और सारे सेशन अच्छे थे। और पहला सेशन तो मैंने होटल में बैठ के देखा। पर मैं बताऊं, जब मैं मुंबई आ रहा था तो मुझे एक गुवाहाटी की एक रेजिडेंशियल स्कूल के हेड मिले। तो उन्होंने मुझसे स्पेशली पूछा, यार मैं बहुत दिनों से वो गुरुकुल मार्केट गुरुकुल का वो कॉमर्शियल देख रहा था, कैसे जुड़ना है उससे। तो बहुत से लोग अभी नहीं जुड़े हैं, और शायद मेरे ख्याल से जब आगे के अध्याय हों मार्केट गुरुकुल के या फिर FNO गुरुकुल के, तो उसमें जुड़ेंगे। तो वाकई ये एक ऐसा मंच जिसमें मात्र 2 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। एक सेक्शन अंदाज से थे वो, और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे भी उन्होंने कहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए आप सभी का जो जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।